हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आगाज सीरीज के अंदर, जहां पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी ऑल ओवर इंडिया में टीसीएस ने क्वेश्चंस कंडक्ट कराए हैं, उन सभी का हम यहां पर आपकी ये प्रैक्टिस सीरीज लेकर चल रहे हैं। और इसके अंदर 2017 से लेकर 2023 तक के जितने क्वेश्चंस टीसीएस ने कंडक्ट कराए, उन सभी को चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेट कर कर हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज, जिसके अंदर मैं अभी तक आपके 7 सेशंस ले चुका हूं, जिसके अंदर हमने पहली जो यूनिट है हमारी फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड दूसरी जो यूनिट है प्रेशर एंड मेजरमेंट, फ्लूइड स्टैटिक्स, बायनेंसी कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। और इस सेशन से हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहां पर दिस इज योर सेशन नंबर 9 ऑन द टॉपिक फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स यानी यूनिट नंबर 3 को हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर है, द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ fill in the blanks, mass, energy, momentum या none of this. So continuity equation जो है वो किस पर बेस्ड? इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है बर्नौली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर? बर्नौलीज इक्वेशन। एंड द नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम पर, मोमेंटम के अलग अलग इक्वेशन है, जिसमें से जो ज्यादा यूज की जाती है वो आइलर्स मोमेंटम इक्वेशन है, और एक है आइलर्स या यूलर्स भी बोल सकते हैं, और एक है नावियर स्टोक्स इक्वेशन, और एक और इक्वेशन है इसमें रेनॉल्ड्स इक्वेशन। रेनॉल्ड्स इक्वेशन एक और इसमें आती है न्यूटन्स इक्वेशन। तो ये सब मोमेंटम इक्वेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, जिसमें से जो न्यूटन्स इक्वेशन है वो बोलता है प्रेशर फोर्स प्लस ग्रेविटी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स प्लस टर्ब्यूलेंस फोर्स प्लस इलास्टिक फोर्स, ई फॉर इलास्टिक फोर्स, दैट इज कंप्रेसिबल फोर्स भी इसको बोलते हैं, एंड प्लस लास्ट इज सरफेस टेंशन फोर्स। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फोर्सेस आर दी रियल फोर्सेस जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी कारण उसके अंदर डेवलप होते हैं, और दैट विल गिव टू इक्वल टू द इनर्शिया फोर्स। नेक्स्ट इज यहां पर जो रेनॉल्ड इक्वेशन है, रेनॉल्ड यहां पर बोलता है कि इनर्शिया और सरफेस टेंशन मेजर फ्लूइड प्रॉब्लम्स में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इन जनरल जो होगा वो होगा प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस प्लस टर्ब्यूलेंस बराबर इनर्शिया फोर्स, मतलब इलास्टिक और सरफेस टेंशन खत्म हो गए। नावियर स्टोक ने यहां पर बोला कि टर्ब्यूलेंस फोर्स भी बहुत रेयर हमें देखने को मिलेगा जनरल फ्लूइड प्रॉब्लम के अंदर, जो मिलेगा जिनकी हमें मेनली स्टडी करनी है उसमें टर्ब्यूलेंस भी नहीं आएगा। सो दैट विल बी प्रेशर प्लस ग्रेविटी प्लस विस्कस। और यूलर्स ने बोला कि विस्कस भी नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्कस फोर्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन बनी वो बनी प्रेशर प्लस ग्रेविटी बराबर इनर्शिया फोर्स, और ये इक्वेशन काफी ज्यादा यूज की गई। और ये जो इक्वेशन है ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट में होती है। किसमें होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट के अंदर होती है। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें बर्नौली मिलती है। मतलब बर्नौली को अगर हम, बर्नौली एनर्जी इक्वेशन है, और अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें आइलर्स जनरल मोमेंटम इक्वेशन मिलेगी, और आइलर जनरल मोमेंटम इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो बर्नौली इक्वेशन मिलेगी। आइलर मोमेंटम इक्वेशन है, बर्नौली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, वहीं पर कंटिन्यूटी कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है। दूसरा इसमें यह समझिएगा कि आपका जो बेसिक कंटिन्यूटी इक्वेशन है कि फ्लो इज कंटिन्यूस, ये हमें बताती है कि फ्लो जो है वो निरंतर है। ये इसके लिए मेन बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या है? तो बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है मास फ्लो रेट एंटरिंग एनी सेक्शन, एंटरिंग द सिस्टम विल ऑलवेज बी इक्वल टू मास लीविंग दैट सिस्टम। मास एंटरिंग बराबर मास लीविंग। और अगर मान लो कि मास एंटरिंग जो हो रहा है वो लीविंग के बराबर नहीं है, सो मास एंटरिंग विल नॉट बी इक्वल टू मास लीविंग,
तो फिर वहां पे कुछ ना कुछ मास स्टोर भी हो रहा होगा। ये भी ध्यान रखें, ये मास स्टोरेज भी इसमें आ गया। और ये किसी रिजर्वायर के लिए इक्वेशन है, कोई लेक के लिए। मान लो कोई लेक है, तो लेक में प्रेसिपिटेशन यानी बारिश के द्वारा पानी स्टोर हो रहा है, मतलब पानी आ रहा है, इनकमिंग तो है बट लिविंग कुछ नहीं है, क्योंकि वो लेक है तो वहां से पानी कहीं जा नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा स्टोर हो रहा है। ठीक, वहीं पर जैसे हमारे पास हम कोई स्पिलवे की बात करते हैं, या हम बात करते हैं सपोज मान लो कोई डैम की या स्पिलवे की बात करते हैं, तो वहां पर आपका कुछ मास आ रहा है, स्पिलवे से कुछ जा भी रहा है, बट कुछ ना कुछ हमेशा क्या रहेगा, स्टोरेज रहेगा। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर रिजर्वायर, दिस इज द इक्वेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो। तो इसको आप ध्यान रखें। और इसमें भी आप ध्यान रखना है कि अगर हमें लिक्विड्स के लिए इक्वेशन लगानी है, तो लिक्विड्स के लिए हम इक्वेशन क्या लगाएंगे, A1V1 बराबर A2V2। और गैसेस के लिए जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो है ρ1A1V1 बराबर ρ2A2V2। यहां पर लिक्विड्स में AV कांस्टेंट होता है और इसी को डिस्चार्ज बोला जाता है, और रो AV का जो प्रोडक्ट है वो गैसेस में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट इन दी गैसेस, और उसको मास फ्लो रेट बोला जाता है। क्या बोलते हैं, मास फ्लो रेट, मास फ्लोइंग थ्रू ए सेक्शन पर सेकंड। सो गैसेस में मास फ्लो रेट कांस्टेंट होता है, वहीं पर लिक्विड्स में डिस्चार्ज कांस्टेंट होता है। यानी हम ये भी बोल सकते हैं कि मास फ्लो रेट बराबर रो AV है, और AV कौन है, AV कौन है, डिस्चार्ज, तो हम मास फ्लो रेट को रो क्यू भी बोल सकते हैं। सो ये भी आप ध्यान रखें। डिस्चार्ज की यूनिट क्या होगी, डिस्चार्ज की यूनिट होगी क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ठीक है, वहीं पर जो हमारे पास मास फ्लो रेट है इसकी यूनिट क्या होगी, केजी पर सेकंड, केजी पर सेकंड। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, अ पाथ लाइन इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय। देखिए हमारे पास तीन प्रकार की यहां पर लाइन होती है, एक होता है स्ट्रीम लाइन, एक होता है स्ट्रीक लाइन, और एक होता है हमारे पास पाथ लाइन, और फिर एक और होता है हमारे पास स्ट्रीम ट्यूब। चार चीजें होती हैं। अब स्ट्रीम लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन आपकी जनरल फ्लो लाइंस होती हैं। क्या होती है, जनरल फ्लो लाइन, जो फ्लो के बिहेवियर को बताती हैं, जो फ्लो के बिहेवियर को बताती हैं, जनरल लाइन से है, इन जनरल, कोई स्पेसिफिक चीजें इसमें नहीं होती। और इस पे स्ट्रीम लाइन के किसी भी पॉइंट पर, स्ट्रीम लाइन वो होती है जिसके, ऐसी लाइंस जिससे किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाए, क्या बनाए, टेंजेंट, उस पॉइंट पर, तो वहां पर जो पार्टिकल वहां से गुजर रहा होगा, इस पॉइंट नंबर ए से जो गुजर रहा होगा, उसके वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन इस टेंजेंट की दिशा में होगी। मतलब मैं रिपीट करता हूं, स्ट्रीम लाइन ऐसी लाइन है जिसके किसी भी पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट उस दिशा में वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन को, कि पार्टिकल कहां जाएगा। इसमें ध्यान रखना, स्ट्रीम लाइन जो होती है ये इनफाइनाइट नंबर्स में होती है। स्ट्रीम लाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और स्ट्रीम लाइन हर प्रकार के फ्लो के लिए बन सकती है, चाहे वो लेमिनार हो चाहे वो टर्बुलेंट हो, एनी टाइप ऑफ फ्लो। बस लेमिनार के लिए वो स्टडी होगी, मतलब हमेशा सेम बनेगी, और टर्बुलेंट के लिए हर टाइम की अलग अलग बनेगी, इतना सा अंतर आएगा। स्ट्रीक लाइन क्या होती है, स्ट्रीक लाइन स्ट्रीम लाइन की ही छोटी बहन होती है। बस अंतर इतना है, जैसे ये भी फ्लो लाइन है, ये भी लाइंस है, बट यहां पर हम एक फिक्स्ड स्पेस के आसपास बनाते हैं, तो उसे स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। वहीं पर ये भी इनफाइनाइट इन नंबर्स होती हैं, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। इसमें ऐसा है नहीं कि ये इंटरसेक्ट ना करे, ये कर सकती है इंटरसेक्ट, कैन बी पॉसिबल। ठीक है, वहीं पर ये आपका एक फिक्स्ड पार्टिकल, यहां पे एक फिक्स्ड पार्टिकल कर लेते हैं। ये भी फ्लो को बताती है, जनरल पैटर्न को, बट एक पर्टिकुलर पार्टिकल की, कि वो अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे कहां कहां जा रहा है, कौन पार्टिकल। यहां पार्टिकल फिक्स्ड है, यहां जगह फिक्स्ड है। चिमनी के आसपास धुआं कैसा निकल रहा है वो स्ट्रीम लाइन है, बट कोई भी एक ट्रेसर पार्टिकल फ्लूइड के अंदर कहां कहां कैसे कैसे मूव कर रहा है अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर, वो पाथ लाइन बताती है।
और यहां पर ये भी इनफाइनाइट नंबर्स में होती हैं और ये भी आपकी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, बस स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जो स्ट्रीक लाइन है जिस पर हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, स्ट्रीक लाइन बेस्ड होती है यूलेरियन अप्रोच पर, यूलेरियन, और ये बेस्ड होती हैं लेग्रांजियन अप्रोच पर, लेग्रांजियन अप्रोच पर। अगला जो स्ट्रीम ट्यूब है वो और कुछ नहीं, मतलब ये भी इसी की ही वैरायटी थी और ये भी इसी की ही वैरायटी है। मतलब अगर जनरल बना रहे हो, आप कुछ भी फिक्स नहीं कर रहे हो तो स्ट्रीम लाइन, आपने जगह फिक्स कर दी तो वही स्ट्रिक कहलाएगी, और आपने पार्टिकल फिक्स कर दिया तो वही पाथ बन जाएगी। और आपने स्ट्रीम लाइन का बंडल ले लिया, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन का आपने बंडल ले लिया, ग्रुप ले लिया, समूह ले लिया, कुछ गुच्छा ले लिया कहीं पर, उसे स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस कंडीशन में ये तीनों लाइन एक ही हो जाती हैं। तो अगर स्टेडी फ्लो है तो ये तीनों एक ही हो जाएंगी, पर अगर अनस्टेडी फ्लो है तो ये अलग अलग हो सकती हैं, ये तीन लाइंस। तो इसका सही आंसर क्या है? पाथ लाइन किस पर बेस्ड है? पार्टिकल अप्रोच, मतलब लेग्रांजियन अप्रोच, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रिक लाइन यूलेरियन पर बेस्ड है। नेक्स्ट इन स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, टोटल एक्सीलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल, इसको समझेंगे। जो टोटल एक्सीलरेशन होता है फ्लूइड पार्टिकल का वो दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्टिव होता है, कॉन्वेक्टिव, और एक होता है यहां पर टेम्पोरल, टेम्पोरल। कॉन्वेक्टिव का एक और नाम होता है बच्चों लोकल एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है कि अगर वेलोसिटी में चेंज आया ड्यू टू स्पेस तो उससे बनता है कॉन्वेक्टिव, और ड्यू टू टाइम, टाइम के कारण अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम से, तो उससे बनता है टेम्पोरल। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी फ्लूइड पार्टिकल में दो चीज का फंक्शन है, एक तो स्पेस का भी है और एक टाइम का भी है। तो टाइम के चेंज होने से बनेगा टेम्पोरल, और स्पेस के चेंज होने से बनेगा कॉन्वेक्टिव। क्या बनेगा? कॉन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। कॉन्वेक्टिव का एक और नाम क्या है? लोकल एक्सीलरेशन। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्टेडी फ्लो मतलब टाइम के साथ फ्लो में पैटर्न में चेंज नहीं आए तो स्टेडी, और आए तो अनस्टेडी फ्लो, और स्पेस के साथ अगर चेंज ना आए तो वो यूनिफॉर्म फ्लो, और स्पेस के साथ चेंज आए तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब यहां स्टेडी फ्लो बोला है, मतलब टाइम के साथ चेंज नहीं आएगा, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब टेम्पोरल तो खत्म हो गया, टेम्पोरल क्या बन गया? जीरो। तो अब हमारा जो टोटल एक्सीलरेशन है वो किसके बराबर हो गया? कॉन्वेक्टिव के बराबर, राइट। अब इसमें कहीं ये बोला है कि स्पेस के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं बोला है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला बोला इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो हम ये तो आंसर बोल ही नहीं सकते कि वो जगह पे डिपेंड नहीं करता है, जगह पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। अगला इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो आएगा, ये तो और गलत हो गया, वो जीरो नहीं हो सकता, ये भी गलत है। क्यों गलत है वो बता रहा हूं। कैन भी जीरो हो सकता है, 50% चांस है। देखो ना, अगर मान लो यूनिफॉर्म फ्लो हुआ तो कॉन्वेक्टिव भी जीरो हो जाएगा, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हुआ तो कॉन्वेक्टिव नॉन जीरो हो जाएगा। अब अगर कॉन्वेक्टिव जीरो हो गया, यूनिफॉर्म फ्लो हुआ, तो इस केस में यूनिफॉर्म फ्लो में टोटल तो अब क्या आ जाएगा? टोटल तो अब जीरो ही आ जाएगा ना, अगर यूनिफॉर्म भी हो गया। मतलब 50% चांस है कि वो जीरो हो सकता है, 50% कि नहीं हो सकता है। पर क्या ये बोल सकते हैं कभी जीरो नहीं होगा? नहीं, ये भी गलत है। हमेशा जीरो होगा, ये भी गलत है। स्पेस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी गलत है। तो फिर यही सही होगा ना, कैन बी जीरो। वो ये नहीं बोला विल ऑलवेज बी जीरो, तो गलत होता। वो बोला कैन बी जीरो, हो सकता है जीरो हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर स्टेडी और यूनिफॉर्म हुआ तो वो जीरो हो जाएगा टोटल, और अगर स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो टोटल कॉन्वेक्टिव के बराबर हो जाएगा। Next is defined as the rate of change of velocity due to change of position of the fluid particle in a fluid flow. Fill in the blanks है, और ऐसा कौन सा चीज है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होने से, अब वेलोसिटी के चेंज होने से बनेगा तो एक्सीलरेशन। बट स्पेस वाले को क्या बोलते हैं? स्पेस वाले को अभी हमने पढ़ा था कॉन्वेक्टिव बोलते हैं। वहीं पर अगर टाइम के साथ में निकालें
तो टाइम वाले को क्या बोलते हैं? टाइम वाले को बोलते हैं टेम्पोरल। क्या बोलते हैं? टेम्पोरल एक्सीलरेशन। टेम्पोरल एक्सीलरेशन। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नहीं, रिस्पेक्टिव नहीं, लोकल नहीं, कॉन्वेक्टिव। नेक्स्ट इज अ फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप एट कांस्टेंट रेट। अ फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप मतलब हमारे पास ऐसा एक पाइप है, ठीक है, सर्कुलर डायामीटर का है, सर्कुलर पाइप है, पाइप सर्कुलर ही बोलते हैं। अब इसने क्या बोला? यहां पर एक वर्ड बोला कांस्टेंट रेट। रेट जब भी कांस्टेंट हो, रेट हमेशा टाइम के साथ होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर आपका फ्लो कैसा हो गया? इसका मतलब स्टेडी फ्लो है, ठीक है, स्टेडी हो गया फ्लो। तो एक ऑप्शन है स्टेडी, फिर स्टेडी, फिर ये अनस्टेडी या अनस्टेडी, तो ये तो खत्म हो गए दोनों ऑप्शन, सी और डी बचा है जो भी। लॉन्ग पाइप, अब पाइप में बड़ा पाइप है, बट ये नहीं बोला कि क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। हर पॉइंट पर आप देखोगे तो यहां पर आपका जो एरिया है वो तो कांस्टेंट ही है। उसने लंबा पाइप बोला है, बट ये नहीं बोला कि टेपर्ड पाइप है, टेपरिंग नहीं है, एरिया सेम है हर जगह। एरिया सेम है मतलब हर जगह वेलोसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि वेलोसिटी भी सेम होगी मतलब स्पेस के साथ भी चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, नो चेंज विद द स्पेस। इसका मतलब ये फ्लो कैसा हुआ? स्टेडी हुआ, और साथ में ये यूनिफॉर्म फ्लो का एग्जांपल है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। नेक्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट दी वन ऑफ द टाइप ऑफ द फ्लूइड फ्लो। देखिए 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो होता है, बिल्कुल होता है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है। वेरिएबल कांस्टेंट ऐसा कुछ नहीं होता। लेमिनार एंड टर्बुलेंट होता है। टर्बुलेंट फ्लो का एक और नाम है रैंडम फ्लो या जिगजैग फ्लो। और ये फ्लो तब देखने को मिलता है जब या तो फ्लूइड पार्टिकल की विस्कोसिटी कम हो या वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो फ्लो की, और इसमें एडीज बनते हैं, लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, और पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप मारते हैं, इंटरमिक्सिंग होता है पार्टिकल्स का। लेमिनार फ्लो को स्ट्रीमलाइंड फ्लो भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो। और जो हमारे पास लेमिनार फ्लो होता है, इसमें आपका पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में जंप नहीं करते हैं, और ये स्टेडी फ्लो का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। लेमिनार फ्लो स्टेडी फ्लो नहीं है, लेमिनार फ्लो स्टेडी फ्लो का एक बेहतरीन उदाहरण है, एग्जांपल है। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो वो होता है जब फ्लो पैरामीटर स्पेस के साथ चेंज होते हैं, उनका चेंज जीरो नहीं आता, देयर विल बी सम चेंज। यूनिफॉर्म फ्लो तब बोलते हैं जब फ्लो पैरामीटर में स्पेस के साथ चेंज ना आए। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्रेजुअली। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का एक और नाम होता है वेरिड फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म का एक और नाम वेरिड फ्लो। उसमें भी दो, एक ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, अगर धीरे धीरे चेंजेस आए, और बहुत सडन चेंजेस आ रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। रैपिडली वेरिड फ्लो के दो एग्जांपल हैं, एक है हाइड्रोलिक जंप, जलोच्छाल, और एक और उसका एग्जांपल है सर्जेस। सर्जेस को बैक वाटर कर्व भी बोलते हैं, तो ये एग्जांपल भी ध्यान रखिएगा। वन डायमेंशनल फ्लो की डेफिनेशन कई एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ध्यान रखना। वन डायमेंशनल फ्लो क्या होगा? वन डायमेंशनल फ्लो ये होगा कि जैसे आपका वेलोसिटी वेक्टर दो तीन चीज से मिलकर बना है, एक्स की वेलोसिटी, वाई वाली वेलोसिटी, जेड वाली वेलोसिटी। अब इन तीन में से एनी टू जीरो है, और कोई सी भी एक हो, मान लो यू हो या वी हो या डब्ल्यू हो, सिर्फ कोई एक, तो ऐसे फ्लो को 1D फ्लो बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा फ्लो इन विच वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन इज जीरो। वेलोसिटी कंपोनेंट इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जिधर फ्लो हो रहा है एक दिशा में होगा, बाकी दिशाओं में वेलोसिटी जीरो होगी। नेक्स्ट इज वॉर्टिसिटी इज फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है जैसे ओमेगा जेड, तो वो होता है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको ट्रिक भी होती है याद करने की, जैसे ओमेगा एक्स है, ओमेगा वाई है।
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी होती है पूरे एंटायर फ्लूइड मास की। वहीं जो वोर्टिसिटी होता है ये भी वेलोसिटी है, बट ये है फ्लूइड पार्टिकल की बस। और जब हम मास की निकालते हैं, पार्टिकल की पता है, तो हमेशा हम एवरेज करते हैं। एवरेज करना मतलब 2 का डिवाइड करना, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। इसलिए ओमेगा में हमेशा 1/2 आता है और वोर्टिसिटी में कभी 2 नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टिकल की है। इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूं कैसे ये याद करना है, फॉर्मूले 2 मिनट से। आप ऐसे याद रखना, x है, फिर y है, फिर z है, ये ऐसा साइकिल याद रखना। अब हमने x वाला तो याद कर लिया, अब x के बाद क्या आता है? ये x है, तो अब x के बाद क्या आएगा? y और z। तो यहां लिखना y और यहां लिखना z। फिर अब y के बाद क्या आएगा? y के बाद आएगा z और फिर आएगा x, और फिर z के बाद क्या आएगा? x और y। फिर यहां पर ये हो गया माइनस। फिर अब z की वेलोसिटी यहां पर आएगी w और y की यहां आएगी v, और x की यहां पर आएगी u और z की यहां आएगी w। ऐसे y की v और x की u, तो ऐसे ये बन गए। सेम इज दी वोर्टिसिटी। बस वोर्टिसिटी जब हम लिखेंगे, मान लो इसका लिखते हैं, एक किसी का लिख के देखते हैं, तो इसमें 2 नहीं आता है बस इसमें, क्योंकि ये जो वेलोसिटी ये जो होती है इसी से ये बनती है एवरेज करके। तो यहां पर आ जाएगा डेल v बाय डेल एक्स माइनस डेल u बाय डेल वाई। क्लियर है? इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो वोर्टिसिटी होती है वो जस्ट 2 टाइम्स होती है एंगुलर वेलोसिटी का। इसमें एक बात ध्यान रखना, वोर्टिसिटी का सिंबल है ओम और एंगुलर वेलोसिटी का है ओमेगा। इन दोनों की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और इनका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है t-1, क्योंकि रेडियन का डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ t-1 इनका डायमेंशन है। सो ये इतना आप ध्यान रखें। मतलब क्या बोल सकते हैं? वोर्टिसिटी क्या है? वोर्टिसिटी इज डबल द रोटेशनल कंपोनेंट, एंड रोटेशनल कंपोनेंट कौन है? ओमेगा। नेक्स्ट इज द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन जो टोटल एक्सीलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है ax i k प्लस ay j k प्लस az k कैप। और जब भी हमें ये रिप्रेजेंटेशन है, जब भी हमें टोटल का मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसे मॉड में रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। साथ में अब हमें निकालना है यहां पर ax क्या होगा? तो देखो ax का फॉर्मूला आपको ट्रिक बताता हूं याद रखने की। जब भी x की बात है तो आप सिर्फ यहां पे करो, u को रखो x के साथ, x की वेलोसिटी कौन है? u। फिर u को करो y के साथ, फिर u का डिफरेंशिएशन z के साथ, और फिर u का टाइम के साथ। सेम ऐसे ही आपको दोहराना है y के अंदर v के साथ, और z में दोहराना है w के साथ, राइट? जो जिसकी वेलोसिटी हो। अब आगे समझना, फिर बीच में प्लस 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 लगा देना। फिर इसके बाद एक और चीज समझना, यहां क्या लिखा है? x, तो x की वेलोसिटी क्या होती है? u, तो ये आगे लगा देना। यहां क्या लिखा है? y, वेलोसिटी क्या होती है? v, तो यहां लगा देना स्मॉल v। यहां क्या लिखा है? z, तो यहां लगा देना w। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन फॉर दी एक्सीलरेशन इन x। सिमिलरली आप ay भी याद कर सकते हैं और az भी याद कर सकते हैं। सो हमारे पास जो इसका सही आंसर है वो क्या होगा? ये फर्स्ट वाला। इसमें माइनस आ रहा है तो ये गलत हो गया, इसमें भी माइनस है, गलत हो गया, इसमें यहां माइनस है, गलत हो गया, पूरे में प्लस आता है। आगे नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट ऑन ई रोटेशनल फ्लो इज द करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट ई रोटेशनल फ्लो के लिए करेक्ट है? ई रोटेशनल फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल चाहे स्ट्रेट पाथ में चले या कर्व्ड पाथ में चले, रोटेशन अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास, ओन सेंटर ऑफ मास, खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो है वो क्या होगा? इज जीरो। खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो जीरो। मतलब ऐसा फ्लो जिसमें ओमेगा या वोर्टिसिटी जीरो हो उसको हम ई रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। चाहे वो घुमावदार पाथ पे चलेगा तो किसी और के अबाउट घूमेगा, खुद के अबाउट नहीं घूमना चाहिए, तभी रोटेशनल होगा। तो ई रोटेशनल फ्लो टर्ब्यूलेंट होते हैं,
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इरोटेशनल फ्लो जो है वो तो लेमिनार भी हो सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। इरोटेशनल फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्लो कैसा भी हो, चले घूमे फिरे, नॉन यूनिफॉर्म तो मतलब स्पेस, आपके स्पेस के साथ में चेंज आना तो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इरोटेशनल फ्लो लेमिनार हो ऐसा जरूरी नहीं, टर्बुलेंट भी हो सकता है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं। बट हाँ ये कंफर्म है, नेट रोटेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल अबाउट देयर मास सेंटर विल ऑलवेज बी जीरो। ये एकदम 100% सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी इक्वेशन इन केस ऑफ स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो। देखो अगर हम 3D फ्लो की कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखें और कोई इसमें कंडीशन ना हो तो ये होती है डेल यू बाय डेल एक्स। ये इक्वेशन हमारे पास होती है डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल बाय डेल जेड रो डब्ल्यू प्लस डेल रो बाय डेल टी बराबर 0। पर अगर हमें 3D के लिए बनानी है, साथ में 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन बनानी है, बट हमें साथ में स्टेडी फ्लो के लिए बनानी है, फॉर स्टेडी फ्लो, तो उसमें से वो जो लास्ट की टर्म है डेल रो बाय डेल टी वो हट जाएगा, तो ये बनेगा डेल बाय डेल एक्स रो यू प्लस डेल बाय डेल वाई रो वी, रो लिखना है साथ में और वेलोसिटी उसकी जिसका नीचे डिफरेंशिएट कर रहे हैं अब z के रिस्पेक्ट में, तो अंदर क्या आ जाएगा रो डब्ल्यू बराबर 0। अब इसमें से मान लो हमारे पास कंडीशन है 3D स्टेडी और साथ में इनकंप्रेसिबल फ्लो, तो अगर इनकंप्रेसिबल फ्लो भी अब बोल दिया है तो रो क्या होता है कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट होती है इनकंप्रेसिबल, स्टेडी में टाइम के साथ चेंज नहीं आता है, तो अब रो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो अब बचेगा सिर्फ डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड बराबर 0। सो दिस इज दी 3D स्टेडी इनकंप्रेसिबल फ्लो कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन। यहां माइनस आ रहा है इसलिए गलत है, यहां भी माइनस है, ये नन ऑफ दिस है, ये हमारे पास सही आंसर है। नेक्स्ट इज द स्ट्रीम फंक्शन फॉर ए 2 डायमेंशनल फ्लो इज गिवन बाय साई बराबर 2xy। देखो साई बराबर हमें दे रखा है 2xy। अब स्ट्रीम फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि अगर हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो हमें y की वेलोसिटी मिलेगी, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y की मिलेगी, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की मिलेगी, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। स्ट्रीम फंक्शन इज दैट मैथमेटिकल फंक्शन whose partial derivative with any directional component give us the velocity component of the perpendicular direction। परपेंडिकुलर, तो x से y में जब हम गए, ये हमारा x है और ये y है, तो इसमें से जब हम इधर गए एंटी क्लॉक तो इसको हम पॉजिटिव माने, जब y से x में आए तो इसको नेगेटिव माने। x के रिस्पेक्ट में करा तो किसकी वेलोसिटी आएगी y की, ऐसे गए एंटी क्लॉक उसे प्लस मानते हैं, इसलिए यहां पे प्लस आता है। पर वहीं पर जब y का कर रहे थे तो x का लिखेंगे, तो ऐसे गए क्लॉक उसको नेगेटिव मानते हैं, इसलिए माइनस यू। अब इसका जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा साई का x के रिस्पेक्ट में तो क्या बनेगा 2y बराबर आ जाएगा v, और ऐसे यहां पे करूंगा तो ये आ जाएगा इसका 2x, y के रिस्पेक्ट में 2x और माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस का 2x बराबर u। x और y की वेलोसिटी कितनी है 2 x और y की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 बराबर 4, ये हो गया v, और ये भी आ गया माइनस का 4 बराबर u। हमें वेलोसिटी क्या पूछा है यहाँ पे, वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा बच्चों, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, दिस विल बी 16 4 रूट 2 यूनिट। इसमें कभी भी आंसर नहीं लिखते कि मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, सिर्फ यूनिट लिखते हैं, कार्टेशियन प्लेन की चीजें। ठीक, नेक्स्ट इज एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन थ्रू ए फ्लोइंग फ्लूइड इन सच अ वे दैट टेंजेंट टू इट, ये बताया था आपको कि ऐसी लाइन जिस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बताएं
तो वो वहां पर घूम रहे पार्टिकल का डायरेक्शन बताएगी, वेलोसिटी वेक्टर का। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इन सच अ वे द टेंजेंट टू एनी पॉइंट गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट दैट पॉइंट, सो सच लाइन इज स्ट्रीमलाइन। स्पेस फिक्स कर दूंगा तो स्ट्रिक, पार्टिकल फिक्स कर दूंगा तो पाथ लाइन, और इसी का बंडल ले लूंगा तो वो स्ट्रीम ट्यूब बन जाएगा। A line along which the velocity potential is constant, वेलोसिटी पोटेंशियल और इसका जो फंक्शन होता है उसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाई एक 3D फंक्शन होता है। मतलब फाई का x के साथ में भी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, फाई का y के साथ भी है, और फाई का z के साथ में भी है। और इसका जो वैल्यू आती है वो -u -v -w आती है, -w। यहां पर ये आप ध्यान रखना कि पोटेंशियल फंक्शन ऐसा फंक्शन है, 3D फंक्शन है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव स्पेस के साथ उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी देगा, नेगेटिव साइन के साथ। परंतु जो स्ट्रीम फंक्शन पढ़ के आए थे वो 2D फंक्शन है, वो 3D नहीं है, बस ये ध्यान रखना। मेन वो 2D है और वो सिर्फ x और y के लिए डिफाइंड है, बस x और y के लिए। x का करेंगे तो v मिलेगा और y का करेंगे तो -u मिलेगा, बस। वहां हमेशा नेगेटिव आएगा, यहां पे एंटी क्लॉक जाने में प्लस आएगा, क्लॉक जाने में नेगेटिव आएगा। अगली चीज, इससे जो लाइन बनती है ये स्ट्रीम फंक्शन है, इससे जो कर्व बनता है उसको स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। और स्ट्रीम लाइन जहां होगी वहां स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा। और इससे जो लाइन बनती है उन लाइन को इक्वी पोटेंशियल लाइन बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वल एनर्जी के पॉइंट्स होते हैं ये, ठीक है। और मतलब कि हमेशा एक जो स्ट्रीमलाइन होती है वो मान लो फ्लो की दिशा में ऐसी बनी, ये हमारी स्ट्रीमलाइन है, φ1 φ2, सॉरी स्ट्रीमलाइन का सिंबल है आपका साई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ψ1 ψ2 ψ3। और जो इक्वी पोटेंशियल लाइन है वो इसके भी परपेंडिकुलर आती हैं, तो वो होती हैं φ1 φ2 φ3। तो एक इक्वी पोटेंशियल लाइन की दिशा में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट होता, और स्ट्रीम फंक्शन की दिशा में आपका स्ट्रीम लाइन की दिशा में स्ट्रीम लाइन कांस्टेंट होगी। स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट मतलब स्ट्रीम लाइन पर स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा, और इक्वी पोटेंशियल लाइन पर हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कांस्टेंट होगा। तो उन्होंने पूछा वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन कहां पे कांस्टेंट होगा, उसका सही का आंसर क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल लाइन। स्ट्रीम लाइन पे स्ट्रीम फंक्शन होता है साई वाला आदमी, इक्वी पोटेंशियल लाइन पे फाई वाला आदमी। लाइन ऑफ वेरिंग स्ट्रीम फंक्शन नहीं बोल सकते, लाइन ऑफ कांस्टेंट स्ट्रीम फंक्शन नहीं बोल सकते। सही आंसर क्या होगा, इक्वी पोटेंशियल लाइन। और फ्लो हमेशा स्ट्रीम लाइन की दिशा में होता है और इक्वी पोटेंशियल लाइन के अक्रॉस होता है। और ये जो आपका मैट्रिक्स बनता है ऐसा इन दोनों के जुड़ने से, इसको फ्लो नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लो नेट। और इसमें ये दोनों लाइन हमेशा 90 डिग्री पे कॉन्साइड करती है, इंटरसेक्ट करती है। और इसमें ये जो आपको दिख रहा है ऐसा शेडिंग जो मैंने करी, इसको फ्लो फील्ड बोलते हैं। और फ्लो फील्ड रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों हो सकते हैं। और ये जो लाइंस बनी हैं ये स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन भी हो सकती हैं। शेप रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा, और साथ में जो लाइंस बनी है वो एकदम खड़ी खड़ी भी हो सकती हैं, वो थोड़ी सी घुमावदार भी हो सकती है, मे बी लीनियर मे बी कर्वी लीनियर। आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों ये था हमारा सेशन काइनेमेटिक्स के ऊपर। और भी सेशन क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा अगले सेशन में, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करे, अगले जो टॉपिक जो रिमेनिंग है वो अगले सेशन में हम देखेंगे। अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और बेसिक से प्रिपरेशन करना चाहते हैं एईसी प्लस टीम के साथ, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप विजय बैच ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच है फॉर ऑल एग्जाम्स। बैच 1 इज एसएससी जेई के लिए लाइव बैच है। प्रहार जो बैच है वो एमपीपीएससी एई के लिए है, और जो हमारे पास सीबीटी 1 आरआरबी जेई के लिए तेजस बैच है। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए एक बैच चाहिए तो नॉन टेक महापेक। साथ में अगर आपको एसएससी जेई के लिए डिटेल में पढ़ना है तो आप टारगेट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे बेसिक टू एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको रिवाइज करना है, काफी टाइम से रिवाइज नहीं करा, तो आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एसएससी जेई। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अभ्यास बैच फॉर ऑल जेई एग्जाम्स, इसमें लगभग 5000 ऑफ क्वेश्चन है। और दिस इज अभ्यास प्लस बैच जिसमें 8000 प्लस क्वेश्चंस हैं।
दिस इज फॉर ऑल एज एग्जाम, दिस इज फॉर ओनली जेई एग्जाम्स, और इसमें लगभग 5000 प्लस क्वेश्चंस है। सिंगल सिंगल सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए, एकदम बड़ा कोर्स नहीं खरीदना है, पहले कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो आप सिंगल सिंगल सब्जेक्ट भी कोर्स परचेस कर सकते हैं, जिनका प्राइसिंग 100 रुपीज 150 रुपीज लगभग है। सो आज आप डाउनलोड करें इसी प्लस एप्लीकेशन को, उसका लिंक, एपीके फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे सबसे पहले ही आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। सो जो हमारे पास ये सेशन था, इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, इसको देखिए, पढ़िए, अपना रिवाइज करिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।